ये है स्पेन, जिसे दुनिया कभी उंदलस के नाम से जाना करती थी। 5 करोड़ की आबादी के साथ यूरोप का चौथा सबसे बड़ा मुल्क, जिसका तकरीबन 70% एरिया बिल्कुल खाली है। स्पेन की 90% पॉपुलेशन मैड्रिड और बार्सिलोना और वहां के कोस्टल एरियाज में रहती है। ये जो येलो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, ये बिल्कुल खाली है। ये तकरीबन कुल एरिया का 70% बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 करोड़ लोग सिर्फ 30% एरिया में रहते हैं। स्पेन एक बहुत मशहूर मुल्क है, जिसका मौसम और ज्योग्राफी बहुत अच्छा है। यहाँ पूरी दुनिया के लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बीचेस, जंगल, पहाड़ और डेजर्ट्स भी हैं। लेकिन फिर भी क्यों 70% मुल्क खाली है और लोग सिर्फ 30% एरिया में ही क्यों रहते हैं? इस खाली एरिया में पहले बहुत से लोग रहा करते थे, मगर अब अगर आप नॉर्दर्न और सेंट्रल स्पेन में जाएं तो यहाँ पूरे गांव खाली पड़े हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स वीरान हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन आखिर क्यों ये इलाके खाली हो चुके हैं? ज़ेस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम स्पेन के बारे में वो सब जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज से कई हजार साल पहले आइबेरिया का इलाका रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और उस वक्त उसको हिस्पानिया कहा जाता था। रोमन एम्पायर अफ्रीका और यूरोप से मिडल ईस्ट तक फैली हुई थी और इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना रोमन रूलर्स के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसी वजह से उन्होंने इस सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसका ईस्टर्न पार्ट बन गया बेजेंटाइन एम्पायर और वेस्टर्न पार्ट बन गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन इसके बाद रोमन एम्पायर बहुत कमजोर होने लग गई थी, क्योंकि वेस्टर्न एम्पायर में फैले हुए ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर पर अटैक्स करना शुरू कर दिया था, जिससे वेस्टर्न रोमन एम्पायर कमजोर हो गई थी। और फिर 5वीं सेंचुरी में वेस्टर्न एरिया, जो कि आइबेरिया था, ये विजिगोथ किंगडम बन गया, जिन्होंने 250 साल तक वहां हुकूमत की। मगर उसके बाद अरब से उठने वाली मुस्लिम एम्पायर ने इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। 8वीं सदी में यहाँ मुस्लिम एम्पायर कब्जा कर चुकी थी। 711 एडी में तारिक बिन जियाद ने स्पेन पर हमला किया और इस सारे एरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने इसका नाम उंदलस रख दिया था और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो गई थी और ये हुकूमत अगले 800 साल तक कायम रह गई। इन 800 सालों में स्पेन के हर शोबे, खसूसन आर्ट, साइंस और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। आज भी स्पेन का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर मुस्लिम एम्पायर के आगे क्रिश्चियंस की बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस चलती रही। कई सालों तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस में जंगें लड़ी जाती रही और वहां स्पेन से क्रिश्चियंस मुसलमानों का खात्मा चाहते थे। आखिरकार मुसलमानों से ईसाइयों ने जंग जीत ली और स्पेन पर 14वीं सदी में कब्जा कर लिया। यहीं से चलकर स्पेन दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर बना। 19वीं सदी में स्पेनिश एम्पायर पूरे अमेरिका तक फैली हुई थी। एक वक्त पर फिलीपींस भी इसी एम्पायर का ही हिस्सा था। ये एम्पायर उस वक्त 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैली हुई थी। 1930 में स्पेन में एक बहुत बड़ी सिविल वार शुरू हो गई थी, जो 1939 में खत्म हुई थी, जब जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की लीडरशिप में ये वार जीत ली गई और फ्रैंको अगले 30 साल के लिए स्पेन का रूलर बन गया था। 30 साल का अरसा स्पेन की तारीख का स्याह तरीन अरसा माना जाता है। इस जंग में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और फिर बाकी सारे मामलात जनरल फ्रांसिस्को की बड़ी पॉलिटिक्स ने खराब कर दिए थे। ये वो टाइम था जब स्पेन की ज्यादातर आबादी इन आज के खाली एरियाज में रहती थी और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग किया करते थे। फ्रैंको ने लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए मुल्क के बॉर्डर्स बैन कर दिए और इंपोर्ट को रोक दिया था, जिसके बाद स्पेन की इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो गई थी, जिस वजह से वहां के फार्मर्स को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि फार्मर्स ना तो पेस्टिसाइड्स और मशीनरी वगैरह बाहर के ममालिक से मंगा सकते थे, जिस वजह से उस इलाके की एग्रीकल्चर पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा हुकूमत एग्रीकल्चर की प्राइस भी खुद ही कंट्रोल कर रही थी और इस तरह वहां की एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी थी।
जिस वजह से बहुत से लोग एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को छोड़कर शहरों या दूसरे मुल्कों में जाने लग गए थे। 1950 में इसको अपनी गलती का अंदाजा हुआ और अपनी गलत पॉलिसीज को उसने खत्म किया और बॉर्डर ओपन करके ट्रेड का आगाज एक बार फिर से कर दिया गया। और यही वो पॉइंट था जब स्पेन की गिरी हुई इकोनॉमी फिर से उठने लगी। ट्रेड ओपन होने के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ ट्रेड शुरू हो गया, जिससे इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होने लगी। और ये सब कुछ शहरी इलाकों से हो रहा था जहां बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जिस वजह से इन शहरों में बहुत ही ज्यादा तादाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई थी। और इसी वजह से लोग सेंट्रल एरियाज छोड़कर बड़े शहरों में जाने लगे, जो ज्यादातर स्पेन के कोस्टल एरियाज थे। इसके अलावा स्पेन की ज्योग्राफी भी एक रीजन है। स्पेन में बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, यहाँ कुल 6 माउंटेन रेंजेस हैं। इसके एक एरिया में बहुत ज्यादा डेजर्ट्स भी हैं और मौसमी तब्दीलियों की वजह से एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर डेजर्ट्स बढ़ने का खतरा है। स्पेन का कुल 18% एरिया मुकम्मल तौर पर डेजर्ट्स बन सकता है। इस वजह से इन रूरल एरियाज में कोई फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से लोग इन एरियाज को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। माउंटेन रेंजेस होने की वजह से ना तो वहाँ रोड्स हैं और ना ही रहने की कोई फैसिलिटीज, और यहाँ अगर डेवलपमेंट की भी जाए तो वो डेवलपमेंट बहुत महंगी होगी, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। मैड्रिड से कुछ किलोमीटर दूर ही सियाटन का इलाका है, जहाँ पहले बहुत आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ का मसला फर्टिलिटी रेट भी है। जैसा कि इटली में एक प्रॉब्लम देखा गया है, वैसे ही स्पेन में भी बच्चे पिछले 5 सालों में बहुत कम पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह लोगों का ज्यादातर सिंगल रहना या लोगों की इनकम स्टेबल ना होना भी एक वजह है। इसी वजह से स्पेन को अपना बर्थ रेट बढ़ाना पड़ेगा, वरना आने वाले दौर में यहाँ एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन क्राइसिस आ सकता है। इस खाली एरिया की एक बड़ी रीजन ये भी है कि स्पेन को इन सब सीरियस प्रॉब्लम्स पर तवज्जो देनी होगी, वरना ये इनकी इकोनॉमी और तरक्की पर बहुत असर डालेगा। आज स्पेन पूरी दुनिया में मशहूर है और स्पेन पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट मुल्क माना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। लेकिन स्पेन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। स्पेन को अपने इन प्रॉब्लम्स पर बहुत ही तवज्जो देनी पड़ेगी और अपने बर्थ रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेन को ऑस्ट्रेलिया की तरह अपने रीजनल एरियाज को भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि वहां डेवलपमेंट होगी तो लोग वहां पर रहेंगे। अब इस दौर में स्पेन में एग्रीकल्चर पर बहुत तवज्जो दी जा रही है और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज दे रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ आएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।